हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 29 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। ये भारत का पहला शहर है और पूरे विश्व में इसका कौन सा स्थान है, 41वां। यानी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो यह 41वां शहर है और भारत का पहला शहर है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, इसकी शुरुआत कब हुई, 2012 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम जो इस बार हुआ इसका उद्देश्य क्या है, तो शहर की समृद्धि के लिए संस्कृति का विकास, ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। बेंगलुरु के बारे में देख लीजिए जानकारी। बगीचों का शहर किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी बेंगलुरु में ही है और इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कहाँ पर स्थापित की गई, बेंगलुरु में स्थापित की गई और बेंगलुरु में कहाँ पर, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। स्टैटिक जी के देख लीजिए। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया, हैदराबाद को दिया गया। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया, वाराणसी को बनाया गया, आपको याद होना चाहिए। एससीओ की स्थापना 1996 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग कहाँ पे है, चीन में है। चीन में बीजिंग है और बीजिंग क्या है, एससीओ का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। एससीओ का मुख्यालय संघाई मत कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एससीओ का मुख्यालय क्या है, बीजिंग है। आपको कमेंट करके बताना है अभी हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश किसको बनाया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है। तो सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किसने कहा है, किसने किया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में वैश्विक आग्रह किया है। किस चीज़ का आग्रह किया है, कि सभी देश अपने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाएं। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में कहा गया है यूनेस्को द्वारा कि सभी जो देश हैं वो अपने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाएं, ऐसा आग्रह किया गया है यूनेस्को द्वारा। शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मानव केंद्रित दृष्टिकोण और भावनात्मक क्षमता का विकास, ये इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जी के देख लीजिए। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया है, तो भारत के 40 स्थल को शामिल किया गया है। इसमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है, ये आपको याद रखना है। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है और इसको 39वां विश्व धरोहर स्थल भारत का घोषित किया गया था। धौलावीरा ये गुजरात में है और ये 40वां नवीनतम विश्व धरोहर स्थल भारत का है, आपको याद रखना है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज किसको बनाया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इसको विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज बनाया गया है। स्थापना किसने किया था इसका, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो शांति निकेतन के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। श्रीलंका देश से यह आग्रह किया गया है। तेरहवां संविधान संशोधन है क्या, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रनिल विक्रमसिंघे, ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनसे 13वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए कहा है। राजधानी क्या है श्रीलंका की, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी, आपको याद रखना है। 1987 में 13वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने रनिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं इनसे कहा है। अब ये था क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो 1978 में श्रीलंका में एकात्मक सरकार बनाई गई और सभी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में दे दी गईं। उस समय श्रीलंका में 2 समुदाय रहता था, सिंघली समुदाय ये बहुसंख्यक था और
तमिल समुदाय ये अल्पसंख्यक था। तमिल समुदाय जो था वो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में रहता था, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तमिल समुदाय ने, ये अल्पसंख्यक थे, तो इन्होंने कहा कि कुछ शक्तियाँ प्रांतों के हाथों में भी होनी चाहिए, और इसका इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और यह विरोध धीरे धीरे गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। जब गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया तो यहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगाने के बाद फिर यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने जी, इनके बीच 13वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 13वें संविधान संशोधन में 3 बातें कही गई। कौन कौन सी बातें कही गई? पहला कहा गया कि यहाँ पर जो आपातकाल लगाया गया है इसको हटा दिया जाएगा, एक बात हो गई। दूसरी बात कही गई कि जो तमिल समुदाय की भाषा है उसको आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा। और तीसरी बात कही गई जो शक्तियाँ हैं वो 9 प्रांतों में विभाजित की जाएंगी। ये 3 बातें 13वें संविधान संशोधन में कही गई थी, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। तो इसी को जब यहाँ भारत के दौरे पर आए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति रनील विक्रमसिंघे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनसे यह बात कही कि 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यही है 13वां संविधान संशोधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये संविधान संशोधन श्रीलंका के संविधान में हुआ था, भारत के संविधान में नहीं। आपको याद रखना है श्रीलंका के संविधान में 13वां संविधान संशोधन हुआ था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। अट्ठाईस जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज और टीके का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर ब्लमबर्ग, इन्होंने किया था। कब किया था? 1967 में किया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई को हुआ था। तो इसीलिए 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। हेपेटोलॉजी ये क्या होता है? लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस का मतलब लीवर में संक्रमण। अगर हेपेटाइटिस बीमारी होती है तो उससे क्या होता है? लीवर संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी, ये सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। इनका संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से है। तो केसी फेयर ये सबसे कम उम्र की फुटबॉल खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं और इनका संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया से है। ये जो फुटबॉल विश्व कप हो रहा है, ये आयोजन इसका कहाँ पर हो रहा है? तो इसको पहले हमने बताया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप नोट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके देख लीजिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है? 38 अंश अक्षांश। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाता है। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है? 49 अंश अक्षांश। ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है, आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत, ये 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बयासीवें कौन थे? वुपल्ला प्रणीत, ये 82वें ग्रैंड मास्टर थे भारत के। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजया लक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, आपको याद रखना है। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग या तलवारबाजी से संबंधित है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कोनेरू हम्पी ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा, यह देश का पहला राज्य है जिसने क्रेच नीति लागू की है। हरियाणा सरकार द्वारा क्रेच नीति शुरू की गई। ये कैसी नीति है? तो जो महिलाएं किसी कंपनी में काम करती हैं और उनके 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो इन बच्चों की देखभाल के लिए उन कंपनियों में एक क्रेच रूम तैयार किया जाएगा और उस क्रेच रूम में
इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी कि जो बच्चे होंगे उनके लिए खाने की सुविधा, खेलने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा और सोने की सुविधा, ये सभी सुविधाएं इस क्रेच रूम में उपलब्ध होंगी। और इनकी देखभाल के लिए यहाँ उपयुक्त कर्मचारियों को नियुक्त भी किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो ये क्रेच रूम नीति है और यह किसके ऊपर लागू होगा, तो जिस कंपनी में 50 से अधिक कर्मचारी हैं उन कंपनियों को क्रेच नीति लागू करना अनिवार्य होगा। और 50 से कम कर्मचारी अगर हैं किसी कंपनी में तो वो लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो क्रेच नीति लागू करना अनिवार्य होगा। ये कहाँ की सरकार ने कहा है, ये हरियाणा की सरकार ने कहा है, आपको याद रखना है। तो क्रेच नीति है क्या, तो कामकाजी महिलाओं के लिए जो उनके बच्चे हैं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, उनकी देखभाल के लिए कंपनियों में ही क्रेच रूम की स्थापना की जाएगी और उस क्रेच रूम में उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये हरियाणा सरकार द्वारा नीति बनाई गई है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। फतेहाबाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है और उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, आपको याद रखना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। फरीदाबाद हरियाणा, ये सूरजकुंड मेला यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा में क्या मनाया जाता है, सूरजकुंड मेला मनाया जाता है। और NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो चौथी बैठक का आयोजन गोवा में किया गया है। उद्देश्य क्या है, फ्यूल फॉर फ्यूचर, फ्यूल फॉर फ्यूचर ये उद्देश्य है, आपको याद रखना है। फर्स्ट बैठक कहाँ पर, ये चौथी बैठक है, गोवा में हुई है। और पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। दूसरी बैठक गांधीनगर में हुई थी और तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी, तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी, आपको याद रखना है। स्टैटिक जी के देख लीजिए। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर हुई है, जम्मू कश्मीर के डल झील के पास इस बैठक को आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G20 के संस्कृत समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, हम्पी में किया गया है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, राजस्थान के कोटा जिले में इसको बनाया गया है। यह 6 किलोमीटर लंबा है और इसमें विश्व की 9 प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई हैं। तो 6 किलोमीटर लंबा है और इसमें विश्व की 9 प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ पर नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। किसकी सबसे बड़ी मूर्ति है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है और सबसे बड़ी घंटी भी यहीं पर बनाई गई है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। अलमाटी बांध ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, आपको याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी। और इसी नदी के किनारे चीन का कौन सा शहर बसा हुआ है, संघाई शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। संघाई शहर किस नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे है। सलाल, पकलडुन, रैटल, बगलीहार, दुलहस्ती ये सभी परियोजनाएं किस नदी पर हैं, चेनाब नदी पर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सैनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से इसका संबंध है। उद्देश्य क्या है, पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता, ये इसका उद्देश्य है। इस परियोजना में पानी कहाँ से आएगा, तो पानी नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध से पानी इसमें आएगा, यह भी आपको याद रखना है। पानी कहाँ से आएगा, सरदार सरोवर बांध से पानी इसमें भेजा जाएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, मोढेरा गांव, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है और गुजरात का स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, आपको याद रखना है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया, गुजरात में किया गया। 37वें का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। और 38वें का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है, सौराष्ट्र ये रणजी ट्रॉफी का विजेता है। और उपविजेता कौन है, बंगाल ये उपविजेता है।
तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।